Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ मार्च 2021 का प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस करूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए जनवरी और फरवरी 2021 का प्रतियोगिता दर्पण अपलोड किया है। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने मार्च का आप लोगों के लिए मेमोरेबल पॉइंट और स्पोर्ट्स का सेक्शन भी रिसेंटली अपलोड किया है। ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है फॉस्टीन ओकचौ टुंडा के बारे में। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये इनका सेकेंड टेन्योर है। अगर आप इनके फर्स्ट टेन्योर की बात करेंगे तो 2016 में ये प्रेसिडेंट चूज़ करके आए थे और अभी जनवरी 2021 में जो वहाँ इलेक्शन हुआ है, अर्ली जनवरी 2021 में, जिसमें ये प्रेसिडेंट के रूप में चुन करके आए हैं। अगर इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बताऊँ मैं आपको, तो वो रहेगा आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कैपिटल। तो इसका कैपिटल है बंगुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह 1। अगर आप देखेंगे तो इट इज अ गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय पाकिस्तान ऑन 7 जनवरी 2021। अगर मैं फतेह 1 बताऊं तो ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है विच हैज कैपेबिलिटी ऑफ प्रिसीजन टारगेट एंगेजमेंट डीप इनटू द एनिमी टेरिटरी। इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल वॉरहेड and has a range of 140 kilometers. It is capable of hitting target without leaving behind the unexploded ordnance. It is a variant of guided MLRS family which has an extended range of up to 150 kilometers. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदोबो केला के बारे में। ये फॉर्मर पीएम है माली की। अभी रिसेंटली 2 जनवरी 2021 को इनका देहांत हुआ है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये 2015 से 2017 तक जो मोदीबो केला है वो माली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट के पद पर रह चुकी हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापोरोव के बारे में। जापोरोव सदियर के बारे में। हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान। अगर मैं आपको किर्गिस्तान का कैपिटल बताऊं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्केक इसका कैपिटल है। अगर आप जापोरोव किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो इनका पॉलिटिकल पार्टी है पैट्रियोटिक पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। देखिए, वैसे अगर आप देखेंगे जापोरोव के बारे में तो ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे रह चुके थे नवंबर 14, 2020 तक। आफ्टर विच हिज ऑफिशियल पावर इन ऑफिस वेर सस्पेंडेड ड्यू टू द पेंडिंग रिजल्ट ऑफ द जनवरी 2021 प्रेसिडेंटल इलेक्शन। इसके बाद वे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इस कंट्री के काम करने, किर्गिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करने लग गए थे और अभी रिसेंटली वहाँ पे जब रिजल्ट आया तो यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। किर्गिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो इसको किर्गिस्तान रिपब्लिक भी कहा जाता है एंड ऑल्सो नोन एज किर्गिजिया भी इसको कहा जाता है, जिसका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बिस्केक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्लैनेट समिट 2021 ये 4th एडिशन था। इस साल वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था बाय फ्रांस। ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस, द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। पहला एडिशन 2017 में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस साल वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट अस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगर मैं आपको वन प्लैनेट समिट के बारे में कुछ बताऊं तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है दैट फोकस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी टू मोबिलाइज कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम्स एंड मेक लिंक्स टू ह्यूमन हेल्थ। इसका एम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड ecological transformations. The summit aimed to advance the protection of nature. The summit is on line of One Planet movement founded by the France, the United Nations, World Bank to speed up the implementation of international climate agreement by supporting a specific project at the local level. अगर आप इस बार का जो 2021 में जो ये वन प्लैनेट समिट हुआ था, इसमें बेसिकली 4 मेजर फोकस टॉपिक्स थे। These topics are protecting terrestrial and marine ecosystem, promoting
एग्रो इकोलॉजी। अगर आप थर्ड देखेंगे तो वो आपका है इंक्रीजिंग फंडिंग टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। और एट लास्ट है आइडेंटिफाइंग लिंक बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल। इसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स मिलेंगे। अगर आप फंडिंग की बात करेंगे तो जर्मनी अलॉन्ग विथ यूनाइटेड किंगडम्स एंड नॉर्वे हैड सेट असाइड $5 बिलियन ओवर द पास्ट 5 years टू प्रोटेक्ट रेन फॉरेस्ट। और ब्रिटेन ने अभी रिसेंटली एक अर्जेंट अपील की थी प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों के लिए तो वो ज्वाइन करें, क्योंकि ताकि जो इन्वेस्टमेंट का जो उनका टारगेट है $10 बिलियन का बाय 2022 इसको अचीव किया जा सके। बायोडाइवर्सिटी इज द नेचुरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट्स एक्सप्लोटेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज काउजेज irreversible डैमेज टू द इकोसिस्टम। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट देखेंगे उसके हिसाब से इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस नेचर कुड क्रिएट 191 मिलियन जॉब बाय 2030। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसके कुछ टारगेट है। जैसे है आप देखेंगे कि लास्ट डिकेड में 1 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज कुड बिकम एग्जिस्टेंट इन द कमिंग डिकेड। मोर देन 40% ऑफ द amphibian species are endangered. Up to 70% of the coral reef has been lost or heavily damaged. 100 million hectares of tropical forest has been lost between 1980 to 2000. ये जो कुछ मेजर लॉस हुए थे लास्ट कुछ सालों में इसको पूरा करना है, इसको फिलअप करना, ये इसका बेसिक टारगेट है। ये इसका बेसिक टारगेट है कि किस तरीके से हम अपने बायोडाइवर्सिटी को अच्छा बना सकते हैं। और देखिए वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर आप नेचर में ओनली आप नेचर की फील्ड में देखेंगे तो आने वाले 2030 तक यहाँ पे 191 मिलियन जॉब्स की संभावना है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये इसका बेसिक टारगेट है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया इसका मेंबर आज के टाइम पे नहीं है। अगर इस समिट में देखेंगे, आप बेसिकली देखेंगे तो इस समिट को इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, ये कुछ मेजर आज के टाइम की जो इकोनॉमी है उसने इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये एक अफ्रीकन लीड मूवमेंट है विथ एन एपिक एम्बिशन टू ग्रो ऑन 8000 किलोमीटर नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द इंटायर विड्थ ऑफ अफ्रीका। देखिए ये एक साइड इवेंट था, ये हमने पहले जो डिस्कस किया है वन प्लैनेट समिट उसका एक साइड इवेंट है जिसका नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसका बेसिक फोकस है, जिसका बेसिक इन्वेस्टमेंट देखेंगे फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट टू स्टॉप द सहारा डेजर्ट from spreading further from south. During the event, the accelerator for the Great Green Wall was launched. ये जो प्रोजेक्ट है वो 2007 में स्टार्ट हुआ था, consisting of planting an arc of tree running 7,000 kilometers across Africa from Senegal along the Atlantic all the way to the Djibouti on the Gulf of Aden. देखिए ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है वो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर इस प्लैनेट पे रहेगा। अगर आप ग्रेट बैरियर रीफ से इसका साइज देखेंगे तो इसके 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इस ग्रेट ग्रीन वॉल का एम देखेंगे तो बेसिक इसका एम यही है टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ 100 बिलियन अफ्रीकन्स बाय ग्रोइंग 8000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 15 किलोमीटर्स वाइड मोज़ेक ऑफ ट्रीज, वेजिटेशन, ग्रासलैंड्स एंड प्लांट। इट इज़ एन अफ्रीकन लीड इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2007 बाय द अफ्रीकन यूनियन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट। इसको कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा लिया गया था। द प्रोजेक्ट, ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है इज कनकेव्ड बाय 11 कंट्रीज लोकेटेड अलोंग द सदर्न बॉर्डर ऑफ द सहारा एंड देयर इंटरनेशनल पार्टनर्स। इट is aimed at limiting the desertification of साहिल जोन। अगर आप इसका एम, एक और एम आपको मैं बता दूं तो वो इसका बिगेस्ट एम है 2030 तक इनका टारगेट है कि टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेटेड लैंड बाय 2030। ये इनका बिगेस्ट टारगेट है। तो अगर आपको मैं इन वेरी लीन एंड थिन या फिर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट की जो कंडीशंस होती है इसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जूली रतास के बारे में। पीएम ऑफ एस्टोनिया है ये, हु हैज रिसेंटली रिजाइंड ओवर करप्शन स्कैंडल इन हिज पार्टी।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली विड्रॉल इटसेल्फ फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी। तो अभी रिसेंटली इस ओपन स्काई ट्रीटी से रशिया ने विड्रॉल किया है ऑन 5 जनवरी 2021। इससे पहले यूएसए ने नवंबर 2020 में इस ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉल कर लिया था। पहले मैं आपको ओपन स्काई ट्रीटी बता देती हूँ कि ये होता क्या है। ये एक तरीके का प्रोग्राम है ऑफ अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस फ्लाइट ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट। इसमें आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो 30 कंट्रीज जो है इस ओपन स्काई ट्रीटी के मेंबर कंट्रीज है, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है। तो जितनी भी कंट्रीज ने साइन किया हुआ है उनको अपने इसके मेंबर जितने भी कंट्रीज है उनका एरियल सर्विलेंस जो होता है उसकी इनको इजाज़त होती है। ये एक तरीके का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल एफर्ट टू डेट प्रमोटिंग ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज़। 34 आज के टाइम पर देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था 2002 में तो इसमें 34 स्टेट्स जो थे, 34 कंट्रीज जो है इसका मेंबर कंट्रीज थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज ने इससे विड्रॉल कर लिया और अभी के टाइम पे इसमें 30 कंट्रीज जो है उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है। इसके आने से बहुत ज़्यादा ओपननेस आया होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आता है मिलिट्री फोर्सेस की एक्टिविटीज़ वगैरह में। और यूनाइटेड स्टेट ने इसमें 22 नवंबर 2020 को इससे विड्रॉल कर लिया था। जब उन्होंने विड्रॉल किया था उस टाइम पर उनका बहुत बड़ा ये उन्होंने ब्लेम लगाया था कि रशिया जो है वो वायलेट कर रहा है, इसके जो कुछ नियम कानून है उसको वायलेट कर रहा है, इस वजह से यूएसए इससे निकल रहा है। चलिए मैं आपको ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में और कुछ चीज़ें बताऊँ। इट अलाउ पार्टिसिपेट टू फ्लाई अनआर्म्ड रिकॉन्सिनेंस flight over any part of their fellow member state. The treaty was signed in 1992 and came into effect in 2002. The Open Sky Treaty data gathered during 2014 Russia-Ukraine conflict was very significant. अगर मैं आपको अभी की बातें बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि रशिया ने इससे विड्रॉल किया था। जब रशिया ने विड्रॉल किया था उस टाइम पे रशिया का बहुत, देखिए इसके आने से ट्रांसपेरेंसी तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप अपने जितने भी अपोजिट कंट्रीज़ हैं या फिर जो आपकी एनिमी कंट्री, अगर मैं आपको बात ना बताऊं तो एनिमी कंट्रीज़ के मिलिट्री उनमें क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। उनकी मिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही हैं उन पे आप नज़र रख सकते हैं एक तरीके से। तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़्यादा इससे आई है, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हो गए हैं। इस वजह से कंट्रीज़ जो है इससे विड्रॉल करती जा रही है आज के टाइम पे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योवेरी मुसेवेनी के बारे में है। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर द 6th टर्म। इन्होंने अप्रॉक्स 35 ईयर्स तक एज ए प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा सर्व किया हुआ है। 1986 में ये पहली बार युगांडा के प्रेसिडेंट बने थे और ये एशिया के वन ऑफ द अफ्रीकाज लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है। इससे रिलेटेड दो और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। युगांडा का कैपिटल है कंपाला और इट इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू मेक ओशंस क्लीन एंड सस्टेनेबल टू अचीव SDGs एंड क्लाइमेट एक्शन गोल अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एज ऑफ जनवरी 2021। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है टू मेक ओशन क्लीन एंड सस्टेनेबल। इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, इसमें से कुछ मेजर चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये दोनों पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है द कैपेसिटी ऑफ बोथ एंटिटीज टू सपोर्ट हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। दे विल आल्सो डेवलप joint technical assistance program and advisory support to help their partners in achieving SDGs of blue economy. Healthy oceans are the key priorities of ADB's strategy 2030। यहाँ पे जब ये साइन हुआ था, ये कोलैबोरेट किया था इन दोनों बैंक ने टू मेक ओशन क्लीन एंड सस्टेनेबल, तो इन्होंने कुछ की मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये उन फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा जो कि क्लीनर ओशियंस को, या फिर ये कहें कि जो रिडक्शन ऑफ लैंड बेस्ड प्लास्टिक है ना, अदर पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज इनटू द ओशियंस है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है ना उनको ये जो दोनों बैंक है एशियन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की गई थी, तो दे विल आल्सो फाइनेंस प्रोजेक्ट लेंडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन द ओशन। दे विल be integrated solid waste management project such as recycling and promotion of clean rivers and waterways through improved waste water management and inclusive sanitation।
अगर आप देखेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए $5 बिलियन का एक्शन प्लान जो है वो रेडी किया था फॉर हेल्दी ओशन एंड सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमीज। वहीं अगर आप यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे तो इन्होंने कमिट किया था कि ये जितना भी सस्टेनेबल ओशन प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी इनकी लेंडिंग है उसको वो डबल करेंगे इन 2019 टू 2023 के जो पीरियड है इसमें वो इसको डबल करेंगे। चलिए मैं आपको दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। वहीं अगर आप यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है लुक्सेमबर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्पेशली जैसे अभी एसएससी जैसा एग्जाम आने वाला है ना, उसमें ये क्वेश्चन फेवरेट होता है, पूछा ही जाता है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर ट्रीटी फॉर प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एडॉप्टेड बाय यूएन केम इनटू फोर्स ऑन। हालांकि ये ट्रीटी जो है वो 2017 में यूएन के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था, बट अभी रिसेंटली 22 जनवरी 2021 को ये फोर्स में आया है। अगर मैं आपको इस ट्रीटी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं तो देखिए 2017 में इसको अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 2021 को ये फोर्स में आया है। ये ट्रीटी जब साइन हुई थी उस टाइम पे 86 कंट्री ने इसके फेवर में वोट दिया था, बट अगर आप साइन के टाइम पे देखेंगे तो आज के टाइम पे ओनली इस पे 52 कंट्रीज ने इस पे साइन किया हुआ है। इस ट्रीटी के मुताबिक जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी को साइन करेगा उनको डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग, ट्रांसफरिंग, यूजिंग एंड थ्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इनके ऊपर बैन हो जाएगा। इफ एनी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट आर ज्वाइनिंग द ट्रीटी, अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क which lead to verified and irreversible elimination of its nuclear weapon program is prohibited। साथ ही साथ अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो जितने भी जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज है लाइक यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल, इन लोगों ने इस ट्रीटी को अभी तक साइन नहीं किया है। या फिर ये कहेंगे कि देखिए आपने अभी तक अगर आप इतिहास इस चीज़ का गवाह रहा है कि जिस भी ट्रीटी या जिस भी ऐसे जो भी जो लॉ या फोर्सफुली जो आता है, अगर यूनाइटेड नेशन उसको उस पर साइन न करता है तो बाद में जाकर के अनसक्सेसफुल हो जाता है, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो देखिए इसको इंडिया ने भी साइन नहीं किया, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, उन्होंने भी साइन नहीं किया। तो क्या रीज़न है कि इंडिया ने भी, हालांकि इंडिया इसके फेवर में नहीं है, इंडिया कभी भी न्यूक्लियर जो पावर होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उसके यूज़ के फेवर में नहीं रहता, लेकिन फिर भी इंडिया ने साइन नहीं किया। इसके पीछे मैं आपको रीजंस बताऊंगी। अगर आप देखेंगे तो पहले भी बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ आई, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए, लेकिन कभी भी वो ग्राउंड लेवल पे क्या कहूँ मैं आपको, अगर देखिए तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहले जितनी भी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ वगैरह आई ना, उसमें जो मेजर इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड की, उनको उसमें प्रेफरेंस दिया गया कि आप अपने पास रख सकते हैं, और जो भी माइनर इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड की या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जिनको हम कह सकते हैं, उनको उनके ऊपर ये फोर्स किया गया कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स हटाने पड़ेंगे। इस वजह से वो इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था उस टाइम तक। लेकिन ये जो ट्रीटी है इसमें सबको ये एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज है, फिर भी इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, आगे मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगी। देयर इज नो ट्रीटी और एग्रीमेंट विच प्रोहिबिट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल मैनर लाइक बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, क्लस्टर munitions एंड एंटी पर्सनल लैंड माइन्स। देखिए इस ट्रीटी को साइन करने से पहले भारत का एक सबसे बड़ा डर कहें या फिर इस ट्रीटी को साइन नहीं करने के पीछे भारत का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये जो बैन है, ये कहें कि ट्रीटी फॉर द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये हर एक कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया का यह कहना है कि पाकिस्तान और चाइना जैसे जो उसके नेबर्स हैं, पहले वो इस एग्रीमेंट को साइन करें, उसके बाद ही इंडिया इसको साइन करेगा। क्योंकि मान लीजिए इंडिया ने साइन कर भी दिया, अगर चाइना या फिर पाकिस्तान ने नहीं साइन किया तो इंडिया के लिए हमेशा ये खतरा बना रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस वजह से इंडिया इसको साइन नहीं करना चाह रहा है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए एक ट्रीटी के आ जाने से क्या न्यूक्लियर वेपन्स पे बैन लग सकता है, उसको रखने पे, उसके टेस्टिंग पे क्या बैन लग सकता है? नहीं लग सकता है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए। एक बार में आप एक ट्रीटी ले के आएंगे और कोई भी कंट्री उसके ऊपर साइन कर देगा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा या फिर अपने यहाँ स्टोर नहीं करेगा या फिर उसको यूज़ नहीं करेगा फ्यूचर
में जा करके, इस वजह से इंडिया इसको साइन नहीं करा, इस ट्रीटी को साइन नहीं करा। ये बहुत बड़ा एक फेयर रहा है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको साइन नहीं किया है, तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा फेयर है कि अगर जैसे वर्ल्ड की इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अगर इसको साइन नहीं कर रही है तो कैसे हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इस टाइम पे इस न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, जो अगर आप ये कहें कि ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे यही एक रीज़न है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया 72nd रिपब्लिक डे परेड। तो बांग्लादेश की जो डिफेंस है, वहाँ की एयर फोर्स है, वहाँ की नेवी है, उन्होंने पहली बार हमारी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को एक ट्रिब्यूट दिया था। हालांकि इस बार कोविड की वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस रहे, जैसे कि हमारे इस बार चीफ गेस्ट को भी नहीं, इंडियन रिपब्लिक डे पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहा था। बहुत 15 साल से कम बच्चे परेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बहुत कम आर्मी, बहुत कम फोर्सेस के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ा था, के साथ यहाँ पे उन लोगों ने परेड में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे जो अगर आप कहेंगे कि जो दर्शक थे वो भी बहुत कम संख्या में बुलाए गए थे। कोविड की वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस लगाए गए थे। उसके बावजूद भी बांग्लादेश की जो ट्राई सर्विसेज हैं उन्होंने इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट टू बी पार्ट ऑफ IFS टैबुलेक्स इन रिपब्लिक डे परेड। तो भावना कांत जो है बिहार की, उन्होंने इस बार पहली बार जो फीमेल जेट फाइटर हैं, जेट पायलट हैं, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनकी झांकी आई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लाइकली बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे ऑन 22 जनवरी 2021। हालांकि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, उनको एज ए चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था, बट कोविड की वजह से उनका भी आना कैंसिल हो गया था। अगर मैं आपको रिपब्लिक डे परेड के बारे में या फिर रिपब्लिक डे के बारे में कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, इसमें जो टोटल अगर आप झांकी देखेंगे तो 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की झांकियाँ देखने को मिली थी, जिसमें से अगर आप फर्स्ट प्राइज देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी राम मंदिर की, उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 9 डिफरेंट यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस की भी झांकियां आपको देखने को मिली होंगी। डिफेंस मिनिस्ट्रीज की भी 6 झांकियां जो है रिपब्लिक डे परेड में हमें देखने को मिली थी। और इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था राफेल फाइटर जेट जो था, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था इस बार के रिपब्लिक डे परेड का। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 40th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू डैश फ्रॉम मर्मोग्यू पोर्ट गोवा ऑन 5 जनवरी 2021। तो ये जो 40th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन है टू अंटार्कटिका फॉर मर्मोग्यू पोर्ट, अभी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ हुआ था। इसमें अगर आप देखेंगे इस एक्सपीडिशन में तो 43 मेंबर्स थे एंड द चार्टर आइस क्लास वेसल MV वेस्ली गोलविना विल टेक द टीम टू अंटार्कटिका। और रिटर्निंग में क्या हो जाएगा, 39th एक्सपीडिशन के जो मेंबर्स थे उनको लेकर के आएगा। द एक्सपीडिशन वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एक्सपीडिशन प्रोग्राम टू अंटार्कटिका। और अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया हैज़ 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका, नेम दैन। तो पहला है आपको दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है आपको मैत्री एंड तीसरा है आपको भारती। इसमें से 2 जो है ऑपरेशनल, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है इन अंटार्कटिका एंड दीज आर मैत्री एंड भारती। अगर आपको मैं दक्षिण गंगोत्री के बारे में बताऊं तो इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन था अंटार्कटिका में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम। इट इज करेंटली बीइंग यूज्ड एज ए सप्लाई एंड ट्रांजिट बेस। वहीं अगर आप मैत्री को देखेंगे तो ऑल्सो नोन एज फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर इज द सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। अगर आप भारती देखेंगे तो इंडिया का 3rd अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1981 टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्कटिका। द प्रोग्राम इज बाउंड बाय रूल ऑफ अंटार्कटिका ट्रेडी सिस्टम विच इंडिया साइंड इन 1982। अगर आप ये देखेंगे, ये जो अंटार्कटिका प्रोग्राम है, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्कटिका। और ये जो फर्स्ट एवर अंटार्कटिक एक्सपीडिशन था वो बिगिन हुआ था 1981 में एंड इट्स कंप्राइज्ड a team of 21 scientists lead by Dr. S. Z. Qasim.
अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब ये जो 40th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन जब गोवा से लॉन्च हो रहा था, वहाँ से फ्लैग्ड ऑफ हो रहा था, उस टाइम पे वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे डॉक्टर एन विनोद कुमार, उन्होंने दो स्पेशल कवर जो थे वो रिलीज़ किए थे। पोस्ट ऑफिस के दो स्पेशल कवर उन्होंने रिलीज़ किया था। पहला था फर्स्ट टू कमेमोरेट 40th ISEA, और दूसरा था वो जो कवर रिलीज़ किया था वो था आपका 4 डिकेट हो गया था इंडिया एंटार्क्टिक प्रोग्राम का, उसके लिए भी उन्होंने एक कवर रिलीज़ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो SSC सीटेट टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विथ विच कंट्री विच रिलेट टू स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। तो रिसेंटली इंडिया ने ये जो MOC है वो जापान के साथ रिसेंटली साइन किया है, और इसके तहत जो भी वर्कर्स जाएंगे वो एक स्पेसिफाइड स्किल्स वर्कर रहेंगे। 14 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए ये वर्कर काम करेंगे। ये 14 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको भेजा जाएगा, जिसमें से अगर मैं आपको कुछ मेजर सेक्टर्स बताऊँ तो वो रहेगा नर्सिंग केयर, बिल्डिंग क्लीनिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए ये वर्कर्स को भेजा जाएगा। चलिए, इसके साथ मैं आपको दो चीज़ें और बता देती हूँ कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन है, इसके तहत जो भी इंडियन वर्कर्स जाएंगे हु क्वालिफाई द रिक्वायर्ड स्किल्ड इन जापानीज लैंग्वेज टेस्ट कैन वर्क इन 14 स्पेसिफाइड सेक्टर्स इन जापान। These Indian workers will also be granted a new status of residence of specified skilled workers by the Japanese government। कुछ मेजर चीज़ें और है वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ कि ये जब MOC साइन हुआ था उस टाइम पे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप विल बी सेट अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस MOC। इट विल आल्सो इनहेंस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फोस्टर मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया टू जापान। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैड साइंड USD 105 मिलियन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो MOU है, ये जो अगर आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है जो साइन हुआ था इस टाइम पे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक के बीच में साइन हुआ था। 105 मिलियन USD मिलियन का ये प्रोजेक्ट है फॉर द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड स्पेशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। The loan for the project is provided by the International Bank for Reconstruction and Development, जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्रोजेक्ट के, वो भी मैं अब आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें से वन ऑफ द 3 अगर आप मेजर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वो था टू इम्प्रूव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट मूवमेंट अक्रॉस द हुगली रिवर, टू एस्टैब्लिश ए स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क टू enhance accessibility within Kolkata metropolitan area। ये जो लोन है वो will have a maturity of 17 years including a grace period of 7 years। The project will connect 5 districts of South Sea, West Bengal with market and job centers including Kolkata metropolitan area where around 30 million people or 1/3 of the Kolkata West Bengal's population sleep। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was released to measure the time in nanosecond range by the PM Modi on the event of National Meteorological Conclave 2021। ये जो कॉन्क्लेव है वो 4 जनवरी 2021 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। अगर आप इसका थीम देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। इस मौके पर ये जो कॉन्क्लेव था हालांकि ऑर्गेनाइज किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा, और ये 4 जनवरी का ही इसलिए को ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि ये 75th जो इंसेप्शन ईयर था वो है CSIR का। चलिए, इस मौके पर नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है PM मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया था। इसी के साथ साथ PM मोदी ने डेडिकेट किया था भारतीय निर्देशक द्रव्य एंड नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल टू द नेशन एंड ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। आगे हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो तो हालांकि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, PM मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। 4 जनवरी 2021 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था CSIR NRL के द्वारा किया गया था। 4 जनवरी ही इसीलिए चूज़ किया गया क्योंकि ये 75th इंसेप्शन डे था CSIR NPL का। इस दिन PM मोदी ने देश को बहुत सारी चीज़ें डेडिकेटेड की, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय निर्देशक
द्रव्य अलॉन्ग विद द नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल टू द नेशन, और इसी के साथ में उन्होंने इंडिया का फर्स्ट लैब जो है नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, ये भी पूरे देशवासियों को डेडिकेट किया गया था। अगर मैं आपको नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के बारे में बताऊं तो इट इज़ इंडियाज फर्स्ट लैब फॉर सेल्फ रिलायंस इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बियंट एयर एंड इंडस्ट्रियल इमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। फाउंडस्टोन वाज लेड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग द नेशनल मैरीटाइम कॉन्क्लेव। और ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो लेबोरेटरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ डिजाइंड द CSIR-NPL as the verification and certificate agency for the emission and ambient air pollution monitoring equipment in India। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेबोरेटरी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखेंगे तो इंडिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन या फिर जितनी भी सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ है, वहाँ का जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इस तरीके की लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल गेट बेनिफिटेड बाय द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021 रिसेंटली अप्रूव्ड बाय CCEA चेयर्ड बाय PM मोदी ऑन 6 जनवरी 2021। तो ये जो स्कीम है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिसेंटली लॉन्च किया गया है। वहाँ के लिए एक न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो है रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है, जिसका अगर आप बेसिक एम देखेंगे तो वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द ब्लॉक लेवल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए ये पहले टाइम इस तरीके का कोई डेवलपमेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊं तो ये स्कीम के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, वो उस डिपार्टमेंट के द्वारा जो टोटल खर्च जो आएगा इस स्कीम के लिए वो है 28,400 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आएगा अप टू द ईयर 2037। ये जो पैसे हैं, ये जो पैकेज है वो 17 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। ये 2020 टू 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उससे लेकर के 2036 टू 2037 का जो फाइनेंशियल ईयर है उतने तक ये जो पैकेज है वो वैलिड रहेगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप मेन पर्पस देखेंगे इस स्कीम का तो वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ existing one। It is proposed that it will provide direct and indirect employment of about 4.5 lakhs पर्सन्स। इसके लिए बहुत सारा इंसेंटिव्स जो है इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया गया, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, इट विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 30% इन द जोन ए, 50% इन जोन बी ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन प्लांट मशीनरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर आज के टाइप में देखेंगे तो बहुत कम डेवलपमेंट है। वहाँ पे डेवलपमेंट आने के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने उन लोगों को इंसेंटिव्स वगैरह दिए हैं, बहुत सारे स्कीम पे उनको छूट दिया है ताकि वहाँ पे आए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आए, वहाँ पे जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो आए, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आए, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो लॉन्च कर रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन विच स्टेट डिड द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग 1.5 किलोमीटर container train made its inaugural journey that was virtually flagged off by PM Modi on 7th January 2021। तो ये जो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है वो रेवाड़ी हरियाणा टू मदार राजस्थान के बीच में रिसेंटली PM मोदी के द्वारा वर्चुअली इसको फ्लैग ऑफ किया गया था और ये ट्रेन जो है वो चला था। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेन। अगर आप देखेंगे ये न्यू रेवाड़ी टू न्यू मदार जो सेक्शन ऑफ WDFC है वहाँ पे ये ट्रेन चलाया गया था रिसेंटली, और इसके आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारे सेक्शंस जो हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, रेवाड़ी, मानेसर, नरूल, फुल्लेरी, किशनगढ़ एरिया जो राजस्थान का है और हरियाणा का है, वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इट विल आल्सो हेल्प इन ऑप्टिमल यूजेस ऑफ द कंटेनर डिपोट ऑफ CONCOR। राजस्थान का जो है वहाँ का ऑप्टिमल यूजेस होगा, वहाँ का जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल यूज़ होगा। इट विल आल्सो इंश्योर interruption free connectivity with the western port of Khandala
देखिए, इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ कि इसके आने से रेवाड़ी और मादार जो हरियाणा और राजस्थान है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो डबल स्टेक लॉन्ग ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कर रहा है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा, इसको फंडिंग किया जा रहा है। और एक और चीज़ आप इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये भी इसी साल लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 29 दिसंबर 2020 को वर्चुअली इसको भी इनॉग्रेट किया गया था। ये 351 किलोमीटर लॉन्ग न्यू भाईपुर टू न्यू खुर्जा सेक्शन इन उत्तर प्रदेश फॉर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड इज हेडेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज फंडेड बाय। ये जो कॉरिडोर है वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा फंड किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड INR 19.21 करोड़ ग्रांट फ्रॉम इंडिया एज एन असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डैमेज ड्यूरिंग द 2015 अर्थक्वेक इन जनवरी 2021। देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली नेपाल को हेल्प किया है 19.21 करोड़ रुपीज़ का जो ग्रांट है वो नेपाल को प्रोवाइड किया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2015 में जितने भी अर्थक्वेक आ रहे थे उसका एपिसेंटर अगर आप देखेंगे तो या तो बिहार झारखंड होता था या फिर नेपाल होता था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, स्पेशली नेपाल या फिर आप बिहार झारखंड जैसे एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। तो नेपाल में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी बिल्डिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो अभी रिसेंटली ने इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट को ये एक तरीके का ग्रांट प्रोवाइड किया है ताकि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करा सके, उनका रिकंस्ट्रक्शन करा सके और जो भी डैमेज हुआ था 2015 के अर्थक्वेक में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवर्षीय भारतीय दिवस दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी 2021। देखिए इस बार जो प्रवर्षीय भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है 9 जनवरी 2021 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इस साल वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। पीएम मोदी ने इस ये जो प्रवर्षीय भारतीय दिवस था इसको इनॉग्रेट किया था वर्चुअली इन न्यू दिल्ली। ये जो प्रवर्षीय भारतीय दिवस है ये एक तरीके का फ्लैगशिप इवेंट है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटीज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकनेक्ट देम विथ देयर रूट्स। देखिए 9 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे इंडिया, इसलिए इसको प्रवर्षीय भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि 2003 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस टाइम पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2015 के बाद से इसको क्या किया गया है, इसके फॉर्मेट को चेंज किया गया है। पहले ये हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता था लेकिन अब ये 2 सालों में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का थीम था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगर आप चीफ गेस्ट की बात करेंगे तो इस बार प्रवर्षीय भारतीय दिवस कन्वेंशन की चीफ गेस्ट थी चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, जो कि प्रेसिडेंट है सूरीनाम की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 8 जनवरी 2021 युद्ध प्रवर्षीय भारतीय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड एज ए वर्चुअल इवेंट। इट्स थीम वॉज, देखिए ये युद्ध प्रवर्षीय भारतीय दिवस जो है वो एक इवेंट है जो कि होस्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डिस्पोरा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि ऑन 8 जनवरी 2021 युद्ध प्रवर्षीय भारतीय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड एज वर्चुअल इवेंट। इट्स चीफ गेस्ट वाज, इसकी चीफ गेस्ट थे प्रियंका राधा कृष्णन जी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर ऑफ न्यूजीलैंड की है ये, और ये इस बार की चीफ गेस्ट थी।
चलिए हमारा चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको दो चीज़ और बता देती हूँ। देखिए, जब ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो उन्होंने स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था कि इंडिया ने किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च किया, किस तरीके से इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी अभी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे पोस्ट कोविड के टाइम पे इंडिया का क्या रिक्वायरमेंट होता था, इंडिया कितनी चीज़ें बाहर से मंगाता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें जैसे वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई किट, ये सब खुद तो बना ही रहा है अपने लिए, साथ ही साथ ये बाहर जो अपनी नेबर कंट्रीज हैं उनको भी ये प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज़ को मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था। मोदी जी ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि कोवैक्सीन को कैसे इंडिया ने डेवलप किया। उन्होंने अपने लिए तो डेवलप किया ही किया, साथ ही साथ अपने जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनको भी हेल्प किया, उनको भी ये कोवैक्सीन जो है वो प्रोवाइड किया था। इसके बाद उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, किस तरीके से कि इस आत्मनिर्भर भारत से इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। और उन्होंने माँ भारती को भी, उन्होंने इंडियन जितने भी लोग हैं उनको इस चीज़ के लिए कहा था कि वो अपनी माँ भारती से हमेशा कनेक्टेड रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका स्पीच इस इवेंट के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुकॉन 2020 रिसेंटली इन न्यूज़ वॉज है। ये 31 आवर लॉन्ग मैराथन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर ग्लोबल स्कॉलर continuously explored the possibility of the use of ICT in the higher education to promote quality education in India. जो इवेंट था एडुकॉन, इसके चीफ गेस्ट अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका चीफ गेस्ट जाना। इसके चीफ गेस्ट है धीरेन्द्र पाल सिंह जो कि चेयरमैन है यूजीसी के, वो इसके चीफ गेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इसका थीम बताऊं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वॉइसिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन अंडर पैथरोंग ऑफ प्रोफेसर राघवेंद्र पी तिवारी, वाइस चांसलर जो हैं, और ये पद्मश्री अवॉर्डी भी है, और पद्मश्री अवॉर्डी जो है डॉक्टर महेंद्र सोधा, उनके कोलैबोरेशन, उनके द्वारा ये जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका फोकस था ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस पैराडिज्म ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ये इसका बेसिक फोकस था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम ऑफ एडुकॉन 2020 इन वॉइसिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द एनुअल इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 दैट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन जनवरी 2021। तो इंडिया को यहाँ पे अजीत डोभाल जी जो हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वहीं अगर आप फ्रांस की तरफ से देखेंगे, फ्रेंच की तरफ से, तो वो था इमैनुअल बोंगी, वो वहाँ के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है फ्रेंच प्रेसिडेंट के। उन्होंने फ्रांस को इस इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 में फ्रांस को रिप्रेजेंट किया था। अगर आप यहाँ पे फोकस एरिया देखेंगे डिस्कशन का, वो था कोविड-19 वैक्सीन, कॉर्पोरेशन विद इन द इंडो पैसिफिक एरिया, न्यूक्लियर स्पेस, मैरीटाइम सेफ्टी, इन्वायरमेंटल, डिजिटल इकोनॉमी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी इन डिफेंस सेक्टर्स। ये कुछ फोकस एरियाज थे यहाँ पे डिस्कशन के। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कमिटेड 2113 करोड़ लोन पैक्ट टू इंडिया टू सपोर्ट कोविड-19 रिलीफ एफर्ट। तो ये जो लोन जो है वो इंडिया को जापान ने रिसेंटली दिया है, ताकि इंडिया जो है ये पोस्ट कोविड टाइम जो है उसमें इंडिया को मदद मिल सके, इस वजह से इसको दिया गया। और ये जो लोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इंडिया को जो एक तरीके का ये एक एफर्ट है एट प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस to the poor and vulnerable household severely impacted by the COVID-19 pandemic. It is named COVID-19 Crisis Response Support Loan for Social Protection. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोस्टल रिसर्च व्हीकल वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन एट चेन्नई पोर्ट इन जनवरी 2021। तो सागर अन्वेषका को रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके का डीपी डायनेमिक पोजिशनिंग कैपेबल व्हीकल है। इसको बिल्ड किया गया है अंडर इंडियन रजिस्ट्रार्स ऑफ शिपिंग के द्वारा, IR क्लास के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, सागर अन्वेषका विल बी यूज्ड फॉर, तो इसको इन्वायरमेंटल इंडेक्सिंग, बैथी
मेट्रिक एंड ओशियोनोग्राफिक मिशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर अन्वेषका हैज़ बिन बिल्ड बाय। ये जो सागर अन्वेषका है इसको तीतागढ़ वोगन्स कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है उसके द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। अगर आप सागर अन्वेषका को देखेंगे तो इट विल बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली साइंड 7 MOU विथ इंडिया ड्यूरिंग द 13th वर्चुअल डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग इन जनवरी 2021। तो ये जो 7 MOU है वो इंडिया और वियतनाम के बीच में साइन हुआ है। इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था हमारे अजय कुमार जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और वहीं अगर आप वियतनाम की पार्ट देखेंगे तो उसको LT जनरल नुगुयिन ची वी जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं वियतनाम के, उन्होंने वियतनाम को इसमें रिप्रेजेंट किया था। हालांकि यहाँ पे जो ये MOU साइन हुआ था इस मीटिंग में बहुत सारे बातों पे चर्चा हुई थी। जैसे उन्होंने एक्सचेंज किया था देयर व्यूज ऑन ए प्लान ऑफ एक्शन दैट इमर्ज फॉर द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वियतनाम प्राइम मिनिस्टर न्गुयेन छुंगपुंग इन दिसंबर 2020। इसी वर्चुअल समिट में दोनों कंट्री ने 7 MOU भी साइन किया था एंड ऑल्सो हैड सेट फोर्थ द जॉइंट विजन फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड पीपल टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों साइड ने यहाँ पर डिस्कशन भी किया था न्यू एरिया ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए, रिव्यूड प्रोग्रेस ऑन बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव। इन सारी चीज़ों को इस मीटिंग में दोनों पार्ट के द्वारा डिस्कस किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली साइंड एन MOU विथ CSIR NIO एंड CSIR NGRI ऑफ हैदराबाद फॉर कॉर्पोरेशन इन मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जनवरी 2021। तो ये जो MOU है वो पैसिफिक ओशियोनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड फार ईस्टर्न ब्रांच रशियन एकेडमी ऑफ साइंस, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ था फॉर कॉर्पोरेशन इन मेरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये MOU साइन हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट got approval from the cabinet committee on security for its procurement in January 2021। तो तेजस को भी रिसेंटली अप्रूवल मिला है। 83 तेजस के परचेज के लिए ये जो अप्रूवल है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी में क्लियर किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अगर आप इसका टोटल वर्थ देखेंगे तो 48,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो 83 तेजस फ्लाइट को खरीदने के लिए खर्च किया जा रहा है। और ये जो तेजस फ्लाइट है वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा खरीदा जाएगा, उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो परचेज करेगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन 2021 डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग एंड साइंड ए पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट विद इंडियन नेवी इन जनवरी 2021। तो ये जो MOU है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में रिसेंटली साइन किया गया है ताकि जो सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट्स जो है इंडियन नेवी के साथ सिंगापुर की नेवी कर सके। इस वजह से ये MOU जो है वो रिसेंटली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइंड एन MOU विथ इंडिया टू बूस्ट कॉर्पोरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन जनवरी 2021। तो ये MOU जो है वो इंडिया और जापान के बीच में रिसेंटली साइन किया गया है टू इनहेंस कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड जापान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विल इनहेंस कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ 5G टेक्नोलॉजीज, टेलीकॉम सिक्योरिटी, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम टू inland of India, spectrum management, smart cities, disaster manage and public safety etc के लिए ये जो MOU है वो साइन किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। What was the portal launched by स्मृति ईरानी एंड रमेश पोखरियाल फॉर प्रोमोटिंग इंडिजीनियस टॉय इंडस्ट्रीज। देखिए पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ कि देखिए इंडिया में का जो टॉय मार्केट है वो मोस्टली इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जितने भी टॉयज़ आते हैं वो 80% टॉयज़ जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करके आते हैं। अगर आप लोग किसी भी टॉय के दुकान पे चले जाइए तो आप जब जितने भी टॉयज़ खरीदेंगे ना उसमें लिखा रहेगा पीछे मेड इन चाइना और मेड इन सम अदर कंट्रीज़, बट मेड इन इंडिया का आपको बहुत कम मिलेगा। लेकिन यहाँ का टॉय का जो कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। इसलिए ये जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है और रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, टॉय कथन पोर्टल करके ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली जो टॉय यहाँ का जो टॉय जो मतलब जो पारंपरिक जो खिलौना आप कहेंगे उसको बहुत
ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भी इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है। आपको ने अगर अभी का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा रिसेंट का, तो आपको पता होगा कि इंडिया में पहली बार टॉय फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जितने भी लोग, देखिए कोविड की वजह से हालांकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इस टॉय फेयर पे, फिर भी जिनको, जो पेरेंट्स, जो बच्चे या फिर जो भी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जाना चाहती है, उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना था। फिर आप जा सकते थे वहाँ पे, जितने भी हमारे पारंपरिक खिलौने हैं उनको आप जाके देख सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, तो जो पारंपरिक खिलौने हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है, उसको मार्केट में इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिला, वो प्रमोट नहीं किया गया है। इस वजह से यहाँ जितने भी टॉयज़ होते हैं वो इंपोर्ट करके लाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। इस पोर्टल का नाम है टॉय कथन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021, अ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एस्टिमेट किया गया है जीडीपी का, वो -7.7% का एस्टिमेट किया गया है एनएसओ के द्वारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक इकोसिस्टम एज पर द डाटा एनालिस्ट कंपनी डीलर रूम इन जनवरी 2021। तो इस डीलर रूम का जो डाटा भी रिसेंटली रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर सिटी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप बेंगलुरु में, ये कर्नाटका जो है, कर्नाटका का जो कैपिटल है बेंगलुरु, अगर आप वहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5.4 टाइम्स जो है वो ग्रो करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अगर आप इंडिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उसका इस डीलर रूम का जो अभी ये डाटा रिलीज हुआ था वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक इकोसिस्टम का, उसमें 6th रैंक है। बेंगलुरु जो है वो फॉलोड बाय यूरोपियन सिटीज़ हैं, जैसे लंदन, मूरिच, बर्लिन एंड पेरिस की जो यूरोपियन सिटीज़ है वो बेंगलुरु के बाद उसकी रैंकिंग आती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020, मुंबई हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर। तो टॉप पोजीशन पे मॉस्को है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुंबई है वर्ल्ड का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। अगर आप इंडिया का टॉप 10 में अगर सिटीज़ के नाम देखेंगे तो 2nd पोजीशन पे तो मुंबई आ गया, उसके बाद आपको बेंगलुरु आता है 6th पोजीशन पे, और दिल्ली आता है आपको 8th पोजीशन पे। वहीं पुणे जो है वो भी टॉप 20 में आ जाता है, उसका पुणे का रैंक अगर आप देखेंगे तो 16th रैंक है। चलिए मैं अगर आपको इस टॉम ट्रैफिक के इंडेक्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो ये एक स्टडी है, 416 सिटीज़ अक्रॉस 57 कंट्रीज़ का डाटा जो है उसको वो एनालाइज करती है, उसके बेसिस पे ये सिटीज़ को रैंकिंग देती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड अ सीड फंड वर्थ ₹1000 करोड़ फॉर डैश एज ऑफ जनवरी 2021। तो ये स्टार्टअप्स के लिए ये 1000 करोड़ का सीड फंड जो है वो पीएम मोदी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अनाउंस्ड एट प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट में ये फंड जो है इसको पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर। तो इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर जो है वो यूएसए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडिया मैक्सिमम जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इन जनवरी 2021 अमित शाह लॉन्च्ड डैश स्कीम प्रोवाइडिंग फुल बेनिफिट ऑफ द आयुष्मान भारत पीएम प्रधानमंत्री जन धन JAY टू द पर्सनल एंड डिपेंडेंट ऑफ द आर्म्ड विंग्स। तो ये जो है आयुष्मान CAPF के लिए यूज़ किया गया, CAPF पर्सनल्स के लिए रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये अगर आप आयुष्मान CAPF देखेंगे तो एक कन्वर्जेंस स्कीम है बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द आयुष्मान भारत PMJAY IT प्लेटफॉर्म, ए जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच विल प्रोवाइड कैशलेस हेल्थ सर्विसेज टू द सर्विंग CAPF पर्सनल फ्रॉम ऑल 7 फोर्सेज, जिसमें असम राइफल्स बॉर्डर आएंगे, BSF आ जाएगा, CISF आ जाएगा, CRPF आ जाएगा, ITBP आ जाएगा, NSG आ जाएगा, SSB, इन सब और इनके डिपेंडेंट्स जो होंगे उनको इस आयुष्मान भारत PMJAY IT प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फुल बेनिफिट दिया जाएगा। ये रिसेंटली 23 जनवरी 2021 को असम में लॉन्च किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। ये स्कीम जो है वो फेज्ड मैनर में पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी बहुत कम पार्ट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था, उसके बाद जाकर के इसमें सबको इसके थ्रू बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही सर्विंग पर्सनल्स एंड देयर डिपेंडेंट फ्रॉम असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, इस और जितने भी ऐसे फोर्सेज है जैसे CISF है, NSG है, ITBP है, ये इनके जितने भी डिपेंडेंट और
ये जो लोग सर्विंग है, जो लोग काम कर रहे हैं इन सारे डिफरेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट्स इनमें काम कर रहे हैं, उनको इसके थ्रू बेनिफिट मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा उनको। उनकी जो हेल्थ सर्विसेज है वो ऑल ओवर द इंडिया उनको फ्री में मिलेगी। पेपरलेस टू इंश्योर ईज एंड कन्वीनियंस के लिए उनको पेपरलेस सर्विसेज मिलेगा। डेडिकेटेड कॉल सेंटर फॉर सपोर्ट एंड ग्रीवांस रेडल्स के लिए उनको मिलेगा। मतलब बेसिकली इसके थ्रू उन लोगों को कैशलेस बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए करना क्या है आपको? तो एक आयुष्मान CAPF कार्ड बनवाना है। उस कार्ड के बेसिस पे आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो अभी आपको कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द कैंपेन आयुष संवाद? देखिए पहले मैं आपको आयुष संवाद के बारे में बता देती हूँ। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका इंग्लिश में मतलब होता है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम ऑन आयुर्वेदा एंड कोविड-19 पेंडेमिक ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और सपोर्ट किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का यही है, लोगों को अवेयर करना थ्रू लेक्चर सीरीज टू मेक कॉमन पीपल अवेयर अबाउट द थीम आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। अगर आपने देखा है तो इस कोविड के टाइम पे आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया था। आप नॉर्मल घरों में अगर आप देखेंगे तो हल्दी दूध लोग पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, ये सब क्या है? ये आयुर्वेद का ही असर है, ये आयुर्वेदा है, ये इसके लिए ये सब आयुर्वेद के अंदर आ जाता है। तो इस चीज़ के इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। इस कोविड-19 के टाइम पे ही सिर्फ नहीं, हमारी ज़िंदगी में इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको बताने के लिए ये आयुष संवाद जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द UNCTAD's 38th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, FDI इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय डैश ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल सेक्टर। तो FDI जो है वो इंडिया में 13% से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के डिजिटल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट। देखिए ये इंडेक्स रिपोर्ट जो है अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था जनवरी के मंथ में, और इसके हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो 86 है। वहीं अगर आप रैंक 1 और रैंक 2 देखेंगे तो रैंक 1 पे आपको डेनमार्क है और रैंक 2 पे आपको न्यूजीलैंड है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ग्लोबल वॉच डॉग है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। जनवरी 28 जनवरी को ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंकिंग इन कोविड-19 परफॉर्मेंस। ये अभी रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है लॉवी इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपनी एक स्टडी, एक रिपोर्ट पब्लिश की है कोविड-19 के टाइम पे कंट्रीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ये देखिए ये जो स्टडी किया गया था इसमें कुछ पैरामीटर्स थे, बेसिकली 6 पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको रैंकिंग दी गई थी। एंड दीज पैरामीटर्स आर कन्फर्म्ड केसेस, केसेस एंड डेथ पर मिलियन पीपल, कन्फर्म्ड केसेस एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट पर 1000। ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक दी गई थी। और इंडिया का रैंक अगर आप इसमें देखेंगे तो 86 था, स्कोर देखेंगे तो 24.3 था। वहीं अगर आप टॉप 5 की बात करेंगे तो पहले पोजीशन पे न्यूजीलैंड था, सेकंड पे वियतनाम था, थर्ड पे ताइवान था, फोर्थ पे थाईलैंड था एंड फिफ्थ पे साइप्रस था। इंडिया का रैंक जो है वो बिलो है पाकिस्तान से भी, केन्या से, नेपाल से। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनसे इंडिया का रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था। देखिए और एक और चीज़ मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बता देती हूँ, इस रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट जो है वो 36 वीक की स्टडी के बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बाइक एम्बुलेंस डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस फॉर CRPF। तो रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है जो रिसेंटली इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया है। ये एक बुलेट बाइक रहेगा जिसको एम्बुलेंस के रूप में यूज़ किया जाएगा, ताकि वहाँ पे उसमें आपको जो बेसिक जो फर्स्ट एड जिसको हम कहते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसकी मदद से आप जैसे पहाड़ी एरियाज़ हैं, जैसे बॉर्डर वाले एरियाज है जहाँ पे रोड अच्छे नहीं होते हैं, एम्बुलेंस को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे आप इस बाइक एम्बुलेंस को यूज़ करके CRPF के द्वारा बेसिकली इसको यूज़ किया जाएगा, ताकि बहुत जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ पेरीहेलियन डे?
2 जनवरी को हम लोग पेरिहेलियन डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन पे क्या होता है कि अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट होता है सन के, इसलिए इसको हम पेरिहेलियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में देख लीजिए, इस बार आपसे किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन हैव टू बी स्टोर्ड एट, तो ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है। देखिए आपको पता है कि जितने भी वैक्सीन हम लेते हैं, नॉर्मल वैक्सीन भी, उनको फ्रिज में ऑलमोस्ट को आप देखेंगे तो फ्रिज में आपको स्टोर करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपको उसको हमेशा ही रखना पड़ता है। तो कोविड का जो वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन है या फिर अभी जितने वैक्सीन अभी इंडिया में लग रहे हैं, उनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूके हैज एबोलिश्ड द ताम्फून टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। द ताम्फून टैक्स वॉज लेफ्ट ऑन। वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उसके ऊपर ये ताम्फून टैक्स लगाया जाता था, जो कि 1 जनवरी को ही यूके के द्वारा इसको हटा दिया गया। देखिए पहले क्या था, इसके ऊपर जितने भी वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर आपको 5% का वैट लगता था, जिसको ताम्फून टैक्स भी कहा जाता था। बाद पहले इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था, वुमेन एक्टिविस्ट वगैरह के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जाता था कि क्यों इस तरीके का टैक्स सिर्फ वुमेन सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे क्यों लगाया जा रहा है। जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर ये ताम्फून टैक्स नहीं लगाया जाता है। आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ताम्फून टैक्स नहीं लगाया जाता है, उस पर वैट नहीं लगता है। तो लेकिन उन सब कंट्रीज़ में क्या होता था, जैसे यूके वगैरह में बिफोर 1 जनवरी 2021 जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स थी उसके ऊपर 5% का वैट लगता था। तो अब उस वैट को हटा दिया गया है, मतलब वहाँ के ताम्फून टैक्स को हटा दिया गया है। अब वहाँ पे इस तरीके का कोई भी वैट नहीं लगेगा, और इसको वहाँ के वुमेन एक्टिविस्ट वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज प्लान्ड टू बी कंडक्टेड इन 2021 इन विच स्टेट। देखिए पहला एडिशन जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये इस बार 4th एडिशन है जो कि हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए इस बार खेलो इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, और है भी अभी न्यूज़ में, क्योंकि इसमें 4 न्यू डिसिप्लिन्स को, 4 न्यू गेम्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, और उसमें से एक आपको योगासना भी है। इसमें 4 डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के जो गेम है जो ट्रेडिशनली पहले खेले जाते थे और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, उन गेम्स को इस पर खेलो इंडिया में इंक्लूड किया जा रहा है। अगर आपने कभी खेलो इंडिया को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें 2 कैटेगरीज में होता है। एक तो अंडर 17 जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा जो होता है वो अबव 18 वाला एज ग्रुप होता है, जिसमें जितने भी स्टेट लेवल के चैंपियंस वगैरह हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली बार इसमें 4 डिफरेंट जो गेम्स हैं उसको इसमें प्रमोट किया जा रहा है, उसको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कलाड़ी पट्टू जो कि केरला स्टेट का है, इसको भी इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। मालाखंबा जो कि मध्य प्रदेश में, मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया का जो बेल्ट है ना वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है ये गेम, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। दूसरा आपको गटका है, उसको इंक्लूड किया जा रहा है, और थंगटा, ये 4 ऐसी एथलीट है जिसको इसमें इस बार ऐसे गेम्स है जिसको इस बार खेलो इंडिया में परफॉर्म किया जाएगा। खेलो इंडिया में इसके लिए पार्टिसिपेंट्स आएंगे। दूसरा इस बार योगासना जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से खेलो इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, और इस बार इस बार हरियाणा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज वायरस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 25 जनवरी 2021 बाय, ये जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खादी प्राकृतिक पेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 12 जनवरी 2021। इट इज़ बेस्ड ऑन, देखिए ये काउ डंग से ये जो पेंट है वो बनाया जाएगा। ये एक तरीके का प्राकृतिक पेंट होगा, प्राकृतिक तरीके से काउ डंग से इसको बनाया जाएगा। इसमें जो पेंट होंगे ना वो आपको 2 तरीके के होंगे, जैसे हमको नॉर्मल पेंट देखने को मिलता है ना, डिस्टेंटर पेंट बोलते हैं, प्लास्टिक पेंट बोलते हैं, उसी तरीके से काउ डंग से भी इसको काउ डंग को प्रोसीड करके इस 2 तरीके का पेंट बनाया जाएगा, जो बहुत प्राकृतिक तरीके का होगा, इसमें काउ डंग जैसे स्मेल वगैरह नहीं होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51st एडिशन ऑफ आईफा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। 16 से 24 जनवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। और आपको याद है कि आईफा में हमेशा एक कंट्री फोकस में रहता है, तो इस बार जो है बांग्लादेश फोकस में था, वहाँ की 4 फिल्म को इसको स्क्रीनिंग किया गई थी इस आईफा में। और इसके बारे में बता दूं कि ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार। और दूसरी चीज़, ये जो पहली बार ऐसा होता है कि हाइब्रिड मैनर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इसमें गोल्डन पिकॉक
अवार्ड देखेंगे कौन सी फिल्म को मिला, तो वो मिला था इनटू द डार्कनेस। सिल्वर पिकॉक अवार्ड अगर आप देखेंगे फॉर द मेल एक्शन, वो मिला था तुजी चांगलुई को मिला था। बहुत सारे ऐसे इंडियन ड्रामाज हैं उसको भी इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैप फॉर हीरोज कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन। पहले मैं आपको इस कैंपेन के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये लंदन में जो लॉकडाउन 3 हुआ था उस टाइम पे ये कैंपेन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि इसमें क्या था, हर एक थर्सडे को 8 बजे जो भी वॉलंटियर्स थे या फिर जो कहे जैसे नॉट ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर जो डायरेक्टली कोविड-19 के टच में थे, सिर्फ वही नहीं, वो उन लोगों के लिए भी क्लैपिंग किया जाता था जो उनको मान लीजिए होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपके एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हर थर्सडे को 8 बजे क्लैपिंग किया जाता था। जो नॉर्मल जनता जनार्दन है उनके द्वारा एक ट्रिब्यूट, एक तरीके का रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए दिया जाता था इस क्लैपिंग के फॉर्म में। तो क्लैप फॉर हीरोज कैंपेन जो था वो लंदन का है, लॉकडाउन 3 के टाइम पे इसको वहाँ पे लॉन्च किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ मिशन प्रोजेक्ट इज ए हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। ये प्रोजेक्ट जो है वो केरला का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हैज़ बिन गिवन टू डैश इन द इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। पहले अगर मैं आपको इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बताऊं तो ये अवार्ड जो है वो उन लोगों को रिकॉग्नाइज या फिर ऑनर के लिए दिया जाता है, द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उन लोगों को दिया जाता है। अगर मैं आपको इसके प्राइज अमाउंट्स वगैरह बताऊं तो अगर आप इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में देखेंगे तो 51 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है, साथ ही एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वहीं अगर आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में देखेंगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये हर एक साल 23 जनवरी को जब सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आती है उस दिन ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो अनाउंस किया जाता है। इस बार अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में देखेंगे तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है उसने इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। वहीं अगर आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में देखेंगे तो राजेंद्र भंडारी जी हैं, उन्होंने ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्हीं को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 51st एडिशन ऑफ 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग द दावोस एजेंडा 2021। तो इसका थीम जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। कोविड-19 की वजह से इस तरीके का थीम रखा गया था, WEF का एनुअल मीटिंग जो हुआ था उसका। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन एलियंस। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली इन जनवरी 2021। तो युवा उत्साह नए भारत का इसका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, इसलिए आप ज़रूर इसको याद रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 वाज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन द मेमोरी ऑफ। ये बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की, उनके डे को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी अगर देखा होगा आपने तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी जो है उस दिन कोलकाता गए थे। विक्टोरिया मेमोरियल में उन्होंने जो इनकी जयंती थी उसको तो सेलिब्रेट किया ही था, साथ ही साथ वहाँ पर 2 जो गैलरी है उसका भी उद्घाटन किया गया था, जिसमें एक गैलरी जो है वो नेताजी गैलरी के नाम से, जिसको निर्भीक सुभाष के नाम से भी जाना जाता है, उस गैलरी का नाम ही रखा गया है निर्भीक सुभाष, उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था। दूसरा जो गैलरी था उसका नाम था विपल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 was conducted on 20 to 24 जनवरी 2021 बिटवीन। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ये IAF एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में ये कंडक्ट किया गया था और इस साल ये जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी सांता हु डाइड ऑन 19 जनवरी 2021 was an iconic figure in the field of। ये नाम जो है डॉक्टर वी सांता का, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा नामी हस्ती थे ये, और अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज एट फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स
2.0 2020। ये सेकेंड एडिशन था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का और इसमें कर्नाटका जो है वो टॉप पोजीशन पे था। अगर मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बताऊं तो ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इस साल वर्चुअली जो है ये सेकेंड एडिशन इसको रिलीज़ किया गया था। इसमें डिफरेंट स्टेट यूटीज़ को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको रैंकिंग दी जाती है। पहला एडिशन जो था वो अक्टूबर 2019 में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊं तो देखिए, अगर आप इसमें टॉप की बात करेंगे, इस बार की अगर आप टॉप पोजीशंस की बात करेंगे तो अगर मैं टॉप स्टेट्स की बात बताऊं तो कर्नाटका टॉप पोजीशन पे था, वही महाराष्ट्र जो था वो सेकेंड पोजीशन पे था इन द इंडेक्स, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। अगर मैं आपको हिल स्टेशंस की बात बताऊं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिल स्टेशन की कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी तो हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप पोजीशन पे था। वहीं अगर आप हिल स्टेट्स के बारे में हिमाचल प्रदेश टॉप पोजीशन पे था नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स की कैटेगरी में, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर। अगर मैं आपको यूटी में बताऊं तो दिल्ली जो था वो हाईएस्ट था, टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय चंडीगढ़, दमन एंड दीव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया एज कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाईज। तो इंडिया ने जो कोविड-19 का वैक्सीन था उसका कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाईज किया था सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे मोरक्को ही एक ऐसी कंट्री है जिसको इंडिया ने कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाई किया था कोविड-19 के वैक्सीन का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज एट टॉप इन मोनोकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो इसमें टॉप पोजीशन पे पंजाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द कंक्लूडेड जनवरी 2021 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो होते हैं वो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है और ये अवार्ड जो है इनटू द डार्कनेस जो मूवी थी उसको दिया गया था। अगर मैं आपको 51st आईफा के बारे में बताऊँ, 51st एडिशन ऑफ आईफा के बारे में बताऊँ तो ये इस बार गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, जनवरी के मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आप इसमें फोकस कंट्री देखेंगे तो बांग्लादेश है, वहाँ की 4 ऐसी फिल्म थी जिसको यहाँ पे स्क्रीनिंग में किया गया था और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो इनटू द डार्कनेस जो बेस्ट मूवी थी उसको दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक इन इंडिया हैज नॉट बीन टैग्ड एज टू बिग टू फेल। पहले मैं आपको इस टैग के बारे में बता देती हूँ। ये टैग जो है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली वो उन बैंक्स को दिया जाता है जिनके कोलैप्स होने पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत हो सकती है, ये उन बैंक्स को दिया जाता है। पहले मैं आपको इसकी कुछ डिटेल बता देती हूँ। ये टैग जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर अराइव्ड एट आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ द बैंक साइज एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअल जीडीपी के बेसिस पे दिया जाता है। बैंक with assets that exceed 2% of GDP will be considered to be the part of this class of lenders। और अगर आप आज तक की बात करेंगे तो 2016 से अगर आप देखेंगे तो एसबीआई और आईसीआईसी ये 2 बैंक ऐसे हैं जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड थे, लेकिन रिसेंटली इसमें एचडीएफसी को भी इंक्लूड किया गया है। अब इंडिया में 3 ऐसे बैंक हैं जो कि टू बिग टू फेल के टैगलाइन जो है इन 3 बैंक्स को दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा इस टैगलाइन के अंदर नहीं है, तो पीएनबी जो है वो टू बिग टू फेल के टैग के अंदर, आरबीआई के इस टैग के अंदर नहीं आता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिकॉर्न्स रिसेंटली सीन इन न्यूज आर। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये यूनिकॉर्न्स होता है क्या है। बेसिकली यूनिकॉर्न is a privately held startup companies valued at over $1 बिलियन को वो उन कंपनीज जिनका स्टार्टअप वैल्यू अगर आप देखेंगे तो $1 बिलियन जो होता है उनको ये यूनिकॉर्न का टैग दिया जाता है। यहाँ पे 2 और टैग्स आते हैं, डेकाकॉर्न एंड हेक्टाकॉर्न। डेकाकॉर्न जो है वो $10 बिलियन से एबव बढ़ेगा उनको उन कंपनीज को दिया जाता है। वहीं अगर आप हेक्टाकॉर्न देखेंगे तो $100 बिलियन से जो भी कंपनीज का वैल्यू ऊपर रहता है उनको ये टैग दिया जाता है। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पहले मैं आपको यूनिकॉर्न यहाँ पे बता देती हूँ क्या चीज़ होता है। स्टार्टअप टेक कंपनीज वैल्यूड एट $1 बिलियन और मोर, इसको यूनिकॉर्न का टैग दिया जाता है। आज के टाइम में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 50 जो है वो यूनिकॉर्न टैग स्टार्टअप टेक कंपनीज हैं जिनको यूनिकॉर्न का टैग जिनके ऊपर लगा हुआ है। हालांकि आप एट प्रेजेंट तक देखेंगे तो 37 है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2016 में 16 ऐसी और कंपनी 2021 में 16 ऐसी और कंपनीज आ जाएंगी जिन पे यूनिकॉर्न का टैग लग जाएगा। ठीक है, अगर आप आज के टाइम में देखेंगे जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ग्रोफर्स है, फिर
फिर आप कार देख लेंगे, कार24 देख लेंगे, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि यूनिकॉर्न का इनके ऊपर टैग लगा हुआ है। जैसे आप बाइजू क्लासेस देख लेंगे, आप अनअकैडमी देख लेंगे, इनके ऊपर भी यूनिकॉर्न का टैग लगा हुआ है। ठीक है, इससे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया रैंक थर्ड इन द ग्लोबल कंट्री रैंकिंग इन यूनिकॉर्न इकोसिस्टम, वेल बिहाइंड द यूएस एंड चाइना, बट इज अहेड ऑफ यूके एंड जर्मनी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि इससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। यूनिकॉर्न का टैग जो है उन स्टार्टअप टेक कंपनीज को दिया जाता है जिनकी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा होती है। दूसरा, आज के टाइम पे अगर 2021 तक देखेंगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 ऐसी कंपनीज हो जाएंगी जिनके ऊपर यूनिकॉर्न का टैग लग जाएगा। वहीं 2025 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100 ऐसी स्टार्टअप कंपनीज होंगी जिनके ऊपर यूनिकॉर्न का टैग लगा होगा। और इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड ऐसी ग्लोबल कंट्री है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स हैं। अगर उससे पहले देखेंगे तो यूएस और चाइना ही है, इंडिया जो है यूके और जर्मनी से भी आगे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, हालांकि प्रीलिम्स में आपसे इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट इसके साथ दो और टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था, डेकाकॉन एंड हेक्टाकॉन, तो आप इसको भी देख लीजिए। डेकाकॉन $10 बिलियन से अब जिसकी कंपनी की स्टार्टअप वैल्यू रहेगी उनको डेकाकॉन का टैग लगेगा, और हेक्टाकॉन $100 बिलियन से एवं वाले के ऊपर हेक्टाकॉन का टैग लगेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी नॉर्म्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड कॉम्प्लियंस फॉर द परचेज ऑफ ज्वेलरी एबव। अगर आप 2 लाख से ऊपर की ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको वहां पे केवाईसी नॉर्म्स जो है वो फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर सुपरवाइजरी कॉलेज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय। ये आरबीआई के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा भी न्यूज में भी रहा था। व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी द ऑफिशियल लोगो ऑफ स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो 6 mm का जो मोनोलिथ है, 3 हेडेड त्रिमूर्ति सदाशिव का, एलिफेंट केव का, उसको वहाँ का जो महाराष्ट्र का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना ऑफिशियल लोगो इसको बना लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी रहा था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ऑनर्ड एट 51st आईफा। तो विश्वजीत चैटर्जी जो है वो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर रहे थे 51st आईफा में। अगर मैं आपको आईफा के बारे में बस बहुत बेसिक चीजें बता दूं तो आईफा इस बार गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, जनवरी के महीने में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है इनटू द डार्कनेस एक ड्रामा था उसको दिया गया था, और थीम था इसका, फोकस कंट्री था इस बार बांग्लादेश। अगर मैं आपको विश्वजीत चैटर्जी जी के बारे में बताऊं तो ये एक वेटरन एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं एंड सिंगर हैं। ये इंडियन और बांग्ला दोनों मूवीज में इन्होंने काम किया हुआ है। अगर इनके कुछ बेहद मशहूर फिल्म के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 20 साल बाद, नाइट इन द लंदन, अप्रैल फुल। ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज थे जिसमें इन्होंने काम किया हुआ और इनके काम को बहुत ज्यादा सराहा भी किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीएसयू हैज बीन अवॉर्डेड ICAI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंसिंग रिपोर्ट। तो ये अवार्ड जो है वो भेल को दिया गया है 1981 के बाद। ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि अवार्ड जो है वो भेल को दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू हैज बीन पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड विथ। महावीर चक्र से अभी रिसेंटली इनको नवाजा गया है, इनको सम्मानित किया गया है पोस्टह्यूमसली। इनका देहांत जो है लास्ट ईयर जो गलवान वैली में जो चाइना ने अटैक किया था उस टाइम पे इनका देहांत हो गया था और इनको इस बार महावीर चक्र से नवाजा गया है। महावीर चक्र जो है वो सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जो कि लोगों को दिया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विगिल 21 ये लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का। अभी रिसेंटली 12 to 13 जनवरी 2021 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ 10-member कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो RS शर्मा जी को इस 10-member कमिटी जो था उसका हेड बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन जैन के बारे में। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है गुरुग्राम के। ही इज अ मेंबर ऑफ 6-member विनिंग टीम ऑफ नासा ऐप डेवलपमेंट चैलेंज। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become first woman chairperson of BCC ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन किनको चुना गया है? तो इसका नाम है गीता मित्तल।
अगर मैं गीता मित्तल जी के बारे में बताऊं तो ये इससे पहले फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के रूप में भी काम कर चुकी हैं और इन्होंने सक्सीड किया था जस्टिस विक्रमजीत सिंह को, इन्होंने सक्सीड किया था। अगर मैं आपको बीसीसी के ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, इसके बारे में बताऊं तो ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है सेटअप बाय द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इन 2021 to examine content related complaint of all non-news general entertainment channels in India। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट किनको चूज किया गया है? तो इनका नाम है नजहात समीम खान, अभी रिसेंटली इनको चूज किया गया है। ये फिजान की एम्बेसडर है और ये चीफ डिप्लोमेट है फिजी की इन जेनीवा। अगर मैं आपको बताऊं तो फिजी बिकेम द फर्स्ट पैसिफिक आइलैंड नेशन टू विन द प्रेसिडेंसी इलेक्शन ऑफ यूएनएचआरसी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वुमेन often referred to as Batwoman who has recently been honored by China। देखिए आपने जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उस टाइम से एक बैटवुमन बहुत ज़्यादा सुना था। ये बैटवुमन जो है वो सी झेंगली को कहा जाता था। अभी रिसेंटली चाइना ने इनको जो है वो ऑनर भी किया गया है। शी वॉज ऑनर्ड एज एन एडवांस्ड वर्कर ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस और ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ पे काम करती है। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैशनेटेड है वो रिसर्च करने पे बैट्स एंड वायरसेस पे, इसलिए इनको बैट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो अभी रिसेंटली तेंजिन लेकपेल जो है उनको न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है बिम्स्टेक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ओरिजिन पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड यूएस आर्मीज फर्स्ट CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूएस आर्मी के किनको चुना गया है? तो एक इंडियन अमेरिकन है डॉक्टर राज अय्यर, इनको भी रिसेंटली फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी चूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्राउड की बात भी है। अगर मैं आपको राज अय्यर जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने PhD किया है इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड हैड बीन सर्विंग एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ आर्मी एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्रेटरी इन मैटर्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। द पोजिशन ऑफ CIO इज इक्विवेलेंट टू ए 3-स्टार जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद इंडियन आर्मी के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब सोलो एंड अनअसिस्टेड इन ए सेल याच। तो ये जो पहले इंडियन थे इनका नाम है अभिलाष टॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी वुमेन्स डे आने वाला है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज्यादा प्राउड की बात है। नेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन मैरीन पायलट, इनका नाम है रेशमा नीलोफर नाहा। ये जो है वो इंडियन मैरीटाइम पायलट है हु करेंटली इन्वॉल्व इन स्टीयरिंग शिप फ्रॉम सी टू Kolkata and Haldia port. She became the first Indian as well as one among world very few female marine pilots after qualifying as a river pilot in 2018. इनको 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है जो कि रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा इनको दिया गया था। ये इंडिया की पहली वुमेन मैरीटाइम पायलट है और बहुत इंपॉर्टेंट और प्राउड की बात है इंडियन वुमेन्स के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो सुनीत शर्मा जी हैं, इनको भी रिसेंटली चेयरमैन और CEO बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। अगर मैं आपको सुनीत शर्मा जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने इंडियन रेलवे को 1979 में ज्वाइन किया था एज ए स्पेशल क्लास अप्रेंटिस। ये IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, ये ग्रेजुएट है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। ही हैज बीन मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस सर्विंग इन इंडियन रेलवे इन वेरियस कैपेसिटीज। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो अभी रिसेंटली जस्टिस RS चौहान जी हैं, वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चूज किए गए हैं। अगर मैं आपको चीफ जस्टिस बताऊं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, तो सुधांशु धुलिया जी हैं, इन्होंने सक्सीड किया था अभी रिसेंटली। वहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे उनका रिटायरमेंट हो गया है।
अजय लांबा जी, उनका भी रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है। और इस मार्च की पीढ़ी का लास्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो वहाँ के चीफ जस्टिस चूज किए गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी, ए के गोस्वामी जी को। इन्होंने सक्सीड किया था वहाँ के जो पहले जो चीफ जस्टिस थे जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी, उनको इन्होंने सक्सीड किया था। चलिए, इसी के साथ मार्च के प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। किसी भी पॉइंट पे आपको कहीं भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही अप्रैल का पीडी आता है मैं विद इन 5 और 6 डेज आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है और साथ ही साथ मुझे उसको टाइप करने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैं इतना टाइम ले लेती हूँ। चलिए, अब एसएससी सीजीएल का जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, मई में आपका एग्जाम है। आपका जो 40 मार्क्स का जीए का पेपर होता है ना, मैं उसकी गारंटी लूंगी बहुत जल्दी। मैं उसके लिए आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोग वो सेक्शन जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का वीक होता है और वो बहुत ईजी टू स्कोरिंग सेक्शन होता है। उस सेक्शन में मैं आपको हेल्प करूंगी कि मिनिमम पढ़ करके आप मैक्सिमम स्कोर कैसे ला सकते हैं। अभी रिसेंटली बीपीएससी का जो एक सीआरपीओ का जो पोस्ट आता है, उसकी बाल विकास पदाधिकारी का, उसका 55 वैकेंसी आई है। जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आप फॉर्म जरूर डाल लीजिए। आरबीआई ग्रेड बी का भी कुछ टाइम पहले फॉर्म आया था, आई डोंट नो उसका लास्ट डेट चला गया है या है, अगर आप चेक कर लीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर फिल कर लीजिए। बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, आप एक एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसके लिए लगे रहिए। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, अभी आपको झारखंड पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है। जो लोग उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं ना, आप जरूर भरिए और ये एग्जाम्स आप जरूर दीजिए। मेरी तरफ से कुछ भी मदद चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्रतियोगिता दर्पण में आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी, और भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी। जो इंडेक्स वगैरह होता है उसमें लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो सेक्शन भी मैं आप लोगों का कवर करने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगी। चलिए, इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।